एक ही इंसान में सुनहरी और काली शक्तियां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राय बहादुर के अंदर से काली शक्तियों का निकलना, उनके अंदर से ठीक उनके जैसी काली आत्मा का निकलकर सिरकटी रज्जों से लड़ना, उनके आसपास उठता वो काला धुआं। राजू के मुंह से ये सारी बातें सुन हैरानी और परेशानी से योगी अमृत का चेहरा पीला पड़ गया। वो अब क्या करे, किस पर भरोसा करे? एक तरफ राय बहादुर का ये अनदेखा रूप, दूसरी तरफ विशंभर की कही वो बातें। योगी अमृत एक अजीब कश्मकश में थे। क्या राय बहादुर पर वो वाकई भरोसा कर सकते हैं, या सचमुच उनका कोई काला सच है जो उन्होंने अब तक सबसे छुपा कर रखा है? योगी अमृत क्या करें, किस पर यकीन करें? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात साफ थी कि अब राय बहादुर पर उनका शक पहले से अधिक गहरा हो गया था। हाँ, एक ही इंसान में सुनहरी और काली शक्तियां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राय बहादुर नहीं हो सकती, हाँ नहीं हो सकती। जैसे योगी अमृत के सर पर ये धुन सवार हो गई थी। राय बहादुर की वो काले आंसू, काला धुआं, जरूर काली शक्तियों से उनका कोई नाता है, जरूर कोई नाता है। कहते हुए योगी अमृत भावहीन चेहरा लिए मुखिया चंदन लाल की हवेली की तरफ बढ़ने लगे। अरे योगी जी, चाय तो पी लो, भोला ने फिर पुकारा, मगर योगी अमृत के कान पर जूं तक न रेंगी। अजीब बात है, कहते हुए भोला राजू के साथ फिर टपरी की ओर बढ़ चला। इधर हवेली के खामोश और सन्न माहौल में कमरे में अकेली बैठी रानू सिसकियां लिए रोए जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अब भी वो मंजर ताजा था जब राणावत ने हवेली के स्टोर रूम में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसे जमीन पर लेटाकर उसकी छाती पर बैठते हुए जब राणावत ने उसके दोनों हाथों को अपने घुटनों के तले दबोच उसके खुरदुरे होंठ रानू के होंठों पर रख दिए थे। रानू की मुलायम उजली गर्दन पर अब भी राणावत की उस तीखी दाढ़ी से बने लाल निशान मौजूद थे, जिसे कांच में देखते हुए रानू की फिर रुलाई फूट पड़ी। वो राणावत को माफ नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उस वक्त उसने राणावत की मदद की, उसे सहारा देते हुए घर से बाहर निकाला, उसे साथ लेकर वो पगडंडी के रास्ते भागी। इस बात का उसे मलाल भी था और रानू की ये भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक उसकी रोती आंखों में गुस्से के तमतमाते लाल डोरे उभर आए और वो दोनों पैरों को जमीन से उठाते हुए कुर्सी पर पालती मारकर बैठ गई और अब कांच में देखकर अपने मोटे भूरे बालों को वक्षों से हटाते हुए उनसे खेलने लगी। छुआ था ना तूने मुझे राणावत, मेरी मर्जी के बगैर? यहाँ मेरी छाती को, मेरी गर्दन को, मेरे ओंठों को, और तुझे लगा ये सब तू तेरी मर्जी से कर रहा है? नहीं नहीं राणावत, तुझे लगा तू बच जाएगा मुझसे, बच जाएगा उस पिशाचिनी से। नहीं। कहते हुए रानू की आंखों के सामने फिर पिछली रात की वो तमाम भयानक तस्वीरें, तमाम बातें उभर आईं जो उसने अब तक किसी को भी नहीं बताई थीं। कैसे राणावत को सहारा देते वक्त उसने जानबूझकर राणावत की खून से सनी पीठ जोर से दबा दी थी, जिससे टपकता खून और ज्यादा मात्रा में अब जमीन पर टपकने लगा था। कैसे फिर उसी खून का पीछा करते हुए वो विकृत डरावनी पिशाचिनी उस पगडंडी वाले रास्ते तक राणावत तक आ पहुंची थी। कैसे पिशाचिनी के पेड़ से नीचे कूदते ही पिशाचिनी के राणावत के सामने चिंघाड़ते ही रानू के घबराते चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छलक उठी थी। कैसे जमीन पर गिरा राणावत पिशाचिनी की आंखों में धूल फेंक उसे चकमा देते हुए भागने में फिर कामयाब हो गया था। कैसे राणावत भी अब रानू के साथ साथ दौड़ता हुआ राय बहादुर के बनाए उस भस्म कवच तक पहुंचने ही वाला था
और अंततः फिर कैसे राणावत के उस कवच के अंदर पहुंचने से पहले ही रानू ने गहरे अंधेरे का फायदा उठा छुपकर हमला करते हुए राणावत को फिर पिशाचिनी की ओर धक्का दे गिरा दिया था। और कैसे फिर पिशाचिनी ने तुझे लगा तो मेरे साथ वो सब करेगा और मैं तुझे बचाऊंगी राणावत। बहुत खुश थी मैं जब अंधेरे से तू नहीं तेरा सिर कटा धड़ दौड़ता हुआ बाहर आया था। बहुत खुश हूँ मैं रज्जो को उसका इंसाफ दिलवाकर, वरना इन सारे मर्दों ने तो राणावत को बचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। खुद राय बहादुर को राणावत की सुरक्षा में तैनात कर दिया। पर नहीं, जो अपनी हवस में अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे, खुद अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर उसे जमीन में गाड़ दे और दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाए, ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। राणावत को उसे लगा मेरा ये सजना संवरना, ये श्रृंगार सब उसके लिए है। बेवकूफ, इतना भी नहीं समझ पाया कि ये सब उसे हवेली से निकाल रज्जो तक पहुंचाने का बिछाया मेरा जाल था। मगर मुझे कहना होगा, ये सब तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो पाता। कहते हुए रानू ने पीछे पलटकर किसी की तरफ देखा, मगर उसी वक्त कमरे के बाहर से गुजरते भानु के कानों में वही डरावनी आवाज आ पड़ी। उसे लगा जैसे कुछ भयानक, बहुत अजीब कुछ सुना उसने। भानु तुरंत पलटा। उसने पाया कि ये भयानक आवाज पास ही के इस बंद कमरे से आ रही थी। अचानक अब उस डरावनी आवाज के साथ एक और आवाज आने लगी जो उससे बातें कर रही थी। भानु को लगा जैसे ये आवाज उसकी पत्नी रानू की है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? डरता घबराता भानु अपनी पत्नी की फिक्र करता हुआ उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसे लगने लगा जैसे वो उस डरावनी आवाज के और भी नजदीक आते जा रहा है। अपने डर को गले से निगलते हुए भानु अंततः अब दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, मगर ज्यों ही उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ धीमे से दरवाजे पर रखा, उसका दूसरा हाथ पास ही रखे चीनी के एक गमले से जा टकराया और वो गमला तेज आवाज करता हुआ फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गमले की तेज आवाज होते ही अचानक उस कमरे से आती वो भयानक आवाज अपने आप बंद हो गई। भानु अब और भी घबरा गया, मगर वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा अब दूसरी तरफ से अपने आप खुल गया। भानु की जान अब हलक को थी। वो चीखते हुए राय बहादुर को बुलाने ही वाला था कि तभी उस कमरे से रोती सिसकती रानू बाहर आई। रानू के बहते आंसुओं के कारण उसकी आंखों के आसपास उसका काला काजल पूरा फैल चुका था। उसके वो बिखरे उड़े बाल, यहाँ वहाँ फैलती उसकी साड़ी, चेहरे पर अजीब भाव, उसका ये उजड़ा भयानक रूप देख एक पल को भानु की धड़कनें थम गईं। वहीं भयानक दिखती रानू ने जमीन पर बिखरे चूरे हुए गमले की ओर देख अब भानु की ओर देखा। भानु सहम गया, मगर अगले ही पल अपने पति पर बिफरती हुई रानू बोली, क्या किया ये आपने? किसी के पैर में चुभ गया तो? कहते हुए अपने आंसू पोंछ रानू खुद ही झाड़ू ले फर्श से गमले के टुकड़े साफ करने लगी। वहीं भानु अब भी डरते हुए रानू को देख रहा था। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? रानू ने फिर बिगड़ कर कहा, आओ और हाथ बटाओ। रानू के लहजे में ये कड़कपन, उसका ये रूप देख भानु सहमता हुआ चुपचाप फर्श से गमले के टुकड़े उठाने लगा, मगर उसकी नजर अब भी रानू के उस भयानक रूप पर थी, जिसके चलते भानु का हाथ अचानक गमले के एक नुकीले टुकड़े पर जा लगा और उसके हाथ से खून की एक बूंद फर्श पर आ गिरी। वहीं खून के फर्श पर टपकते ही अजीब ढंग से रानू की गर्दन झटके से खून की ओर हो मुड़ी। खून की ओर देखते ही रानू की आंखों में सुलगते वो अंगारे, उसका ये बदला मिजाज। भानु को अपनी चोट से ज्यादा तो रानू से डर लग रहा था। वहीं रानू अब बगैर कुछ बोले गुस्से में तमतमाती खून की इस बूंद को लालच भरी निगाह से देखती हुई भानु की तरफ बढ़ने लगी
और अब टेढ़ी गर्दन कर भानु की आंखों में आंखें डालकर घूरती रानू भानु के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी बड़ी बड़ी सूजी हुई लाल आंखें, घने बिखरे बाल, उसका यूं अजीब ढंग से घूर कर देखना, भानु की रुलाई छूट पड़ी। कुछ ही देर में भानु बच्चों सा डर के मारे फूट फूट कर रोने लगा। मगर जैसे भानु की इस रुलाई से रानू किसी गहरे सम्मोहन से जाग उठी हो, जैसे उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही थी। नाटकीय रूप से अचानक उसके चेहरे के वो अजीब भाव बदल गए और अपने पति की उंगली से निकलते खून की चिंता करते हुए रानू ने तुरंत अपनी चोली से चिंदा फाड़ते हुए उसे भानु की चोटिल उंगली पर बांध दिया। क्या करते हो आप? देख कर करना चाहिए ना, लग गई ना चोट। वहीं रोता हुआ भानु जैसे अब भी रानू से डर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे, और उस कमरे में तुम्हारे साथ कौन था? वो भयानक आवाज। तुम रानू नहीं हो, मैं जानता हूँ। अपने पति की इस बात पर रानू की हंसी छूट पड़ी। रानू खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे साथ कमरे में? मेरे साथ अकेले कमरे में तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है पति जी? देखो, कमरा तो बिल्कुल खाली है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो पति जी कि तुम्हारे अलावा भी मेरा किसी के साथ चक्कर है? क्या ऐसा हो सकता है? कहते हुए रानू ने अपनी लंबी लंबी उंगलियों से भानु के गाल को सहलाना शुरू कर दिया। पर तुम ऐसे अजीब तरीके से हंस क्यों रही हो? जब तुम कमरे से बाहर आई तब तो तुम रो रही थी, और अब तुम्हारा ये रूप। ये सुनते ही जैसे पल भर के लिए रानू की भौहें फिर तन उठीं, मगर अगले ही पल खुद को संभालते हुए रानू ने एक झूठी मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए भावुक हो कहा, कल रात जो कुछ हुआ उसे सोचते ही राणावत काका जैसे भले इंसान का ऐसे वो भयानक मंजर मेरी आंखों से भूले नहीं भूलता भानु। एक काला साया जैसे हवेली में आकर हम दोनों को मार देना चाहता था, जैसे कोई रोबीला हट्टा कट्टा इंसान हमारे पीछे था। राय बहादुर सी ऊंची कदकाठी, उन्हीं के जैसी भारी आवाज, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मगर तब भी मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा था भानु। मैं बेतहाशा भागी, राणावत काका भी भागे, मगर बदकिस्मती से उन्हें उस दरिंदे, उस काले हैवान ने जैसे अपनी बाजुओं में जकड़ लिया, और फिर कहते हुए रानू रोने लगी। बस वही सब सोचकर मैं अकेले कमरे में रो रही थी, पर तुम्हें देखकर जैसे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। चाहे जितनी परेशानी हो, मेरा गम, मेरा डर, मेरी परेशानी तुम्हारी नादान नटखट हरकतों में कहीं गुम होकर हंसी में बदल जाती है, और तुम्हें लगा कि मैं कमरे में किसी और के साथ। अपनी पत्नी रानू की ये हालत देख, उसकी ये भावुक बातें सुन, अब भानु का दिल भी पिघल गया और उसने रोते हुए रानू को अपने सीने से लगा लिया। भानु की आंखों में भी अब आंसू उमड़ पड़े। अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी न देने का भानु को मलाल था। भानु बगैर कुछ कहे आंखें मूंदे अपनी पत्नी रानू को सीने से लगाए रोए जा रहा था, मगर तभी उसकी पीठ पीछे एक घनघोर काला धुआं उसी कमरे से निकलते हुए, जिसमें कुछ देर पहले रानू थी, उमड़ता हुआ ठीक रानू के सामने आ फैल गया। रानू के उस काले धुएं को देखकर मुस्कुराते ही वो धुआं अब खिड़की से निकलते हुए उड़कर कहीं दूर जाने लगा और कुछ ही पल में हवा में उछल वो कहीं गायब हो गया। ये देख रानू पल भर को मुस्कुराई और फिर रोने का नाटक करती हुई भानु के सीने से चिपट गई। वहीं इधर समय के दो उलझे हुए रहस्यमय छोरों के बीच अतल लोक की माया में उलझे हुए भावनगर और शैतानी ताकतों के साए में पलते भयनगर के बीच महायक्ष द्यूत केतु की धूजती हुई गुफा में कोई जाग रहा था। गुफा में हर ओर फैले मलबे तले हुंकारते हुए भैंसे और बैल की आवाज से जैसे पूरी गुफा कांप उठी। ये जागती शक्ति कोई और नहीं बल्कि बोने द्यूत केतु की वही जादुई छड़ी थी, जिस पर बैल और भैंसे के कंकाल मुंड लगे थे
जिसके बस एक प्रहार से ताकतवर द्युत केतु बर्फ की सिल्ली में कैद हो गया था, जिसे बस एक बार जादुई गोले पर घुमाते ही श्रावणी सहित राय बहादुर एक नए लोक में, समय के दूसरे छोर पर भावनगर में पहुंच गए थे। वहीं छड़ी गुफा के मलबे में धंसी असीम ऊर्जा छोड़ती हुई जाग उठी थी। उस जादुई छड़ी से निकलती वो सुनहरी ऊर्जा बैल के कंकाल मुंड से और काला धुआं भैंसे के कंकाल मुंड से निकल रहा था। इस भयानक शक्ति से वो भारी भरकम मलबा भी जैसे धूजते हुए यहाँ वहां छटने लगा। ये देखते ही बर्फ की सिल्ली में कैद बौने यक्ष द्युत केतु की बाँछें खिल उठीं। सिल्ली में कैद ही वो मुस्काया। जाग उठी, आजा आजा मेरी प्यारी छड़ी, देख तेरा मालिक यहाँ इस सिल्ली में कैद है, आजा बाहर निकाल अपने आका को। क्या फिर आजाद हो जाएगा बौना यक्ष द्युत केतु? आखिर रानू क्यों सबसे बीती रात के बारे में झूठ बोल रही है? रानू के कमरे से निकलता वो शैतानी काला धुआं क्या था? वो कौन था? क्या रानू पर अब भी शैतानी ताकतों का साया है? भावनगर में आखिर क्या चल रहा है श्रावणी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, रिश्तों के अजीब रहस्यों में उलझी एक भयानक दास्तान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।